अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा कंप्यूटर पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 28 है और आज हम चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। इस चैप्टर में हम सी लैंग्वेज के छोटे छोटे कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें कौन से वेरिएबल्स यूज़ होते हैं, किस किस्म के उनकी टाइप्स होती हैं, उनकी क्या आपस में रिलेशन होता है। ठीक है, कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जो सी लैंग्वेज के हम पढ़ेंगे। ठीक है, यूँ कह लें कि सी लैंग्वेज की बेसिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले जो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 8, उसमें तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस असल में होती क्या है। यहाँ पर लेकिन हमने सी लैंग्वेज के बारे में उसमें कोई चीज़ हमने नहीं पढ़ी। लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है, लेकिन लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा। इस लेक्चर में हम छोटे मोटे कंपोनेंट्स जो हैं उसके, छोटे मोटे एलिमेंट्स जो हैं उसके, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर बेटा आइडेंटिफिकेशन से निकला है, जिसका मतलब है शनाख्त करना, आइडेंटिफाई करना, शनाख्त करना। तो आइडेंटिफायर क्या होते हैं? आपके जिसके थ्रू किसी भी चीज़ की शनाख्त की जाती है उसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर्स। चाहे वो किसी कांस्टेंट का नेम है। आपको पता है शनाख्त किस तरह से होती है? नेम से होती है। आप एक पर्सन को या दूसरे पर्सन को जानते हैं, इस चीज़ को जानते हैं, तो आप उसके नाम से जानते हैं कि अच्छा ये चेयर है, अच्छा ये टेबल है, ये फलां पर्सन है, ये फलां पर्सन है। ठीक है, उसके नेम से जानते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास आइडेंटिफायर में क्या आता है कि सब चीज़ों के जो नाम हैं, चाहे वो किसी फंक्शन का नाम है, चाहे वो किसी कांस्टेंट का नाम है, चाहे वो किसी वेरिएबल का नाम है। ठीक है, किसी भी चीज़ का जो नेम है उसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर। ठीक है, नेम ऑफ द वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन, व्हाटएवर, हेडर फाइल। ठीक है, किसी भी चीज़ का जो नेम हम यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से हम उसकी शनाख्त कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। और दो टाइप के आइडेंटिफायर हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। बेटा ये बड़ी मशहूर टर्मिनोलॉजी है, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि स्टैंडर्ड और यूजर डिफाइंड का मतलब है, स्टैंडर्ड मतलब एक मेन चीज़, ठीक है, जो कि आपकी लैंग्वेज में पहले से मौजूद है। स्टैंडर्ड मतलब ऐसी चीज़ जो कि आपकी लैंग्वेज में पहले से मौजूद है। जिन्होंने आपकी लैंग्वेज को बनाया उन्हीं ने ये स्टैंडर्ड भी बनाया। अब स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स हैं तो उन्होंने ये आइडेंटिफायर्स भी बनाए। जिन्होंने आपकी लैंग्वेज को डिज़ाइन किया उन्होंने ही आपके इन आइडेंटिफायर्स को भी बनाया। डेवलपर्स ऑफ द सी लैंग्वेज डिज़ाइन द या डेवलप्स द स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। ठीक है, इसके मुकाबले में क्या है? यूजर डिफाइन। उसके नाम से बड़ा क्लियर हो रहा है, यूजर डिफाइन। यूजर कौन है? हम लोग। डिफाइन हम बताएंगे। ठीक है, इन आइडेंटिफायर्स के बारे में कौन बताएगा? हम बताएंगे। हम फंक्शन का जो नाम रखते हैं वो कौन सा है? यूजर डिफाइन। हम वेरिएबल का जो नाम रखते हैं, हम जो कांस्टेंट का नाम रखते हैं, हम जो हेडर फाइल का नाम रखते हैं, वो क्या है? यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। ठीक है, जो प्रोग्रामर भी हम, जो प्रोग्रामर, ठीक है, जो सारा काम करता है उसे क्या बोलते हैं? यूजर डिफाइंड। और वहाँ पे क्या है? डेवलपर्स ऑफ सी लैंग्वेज, जिन्होंने सी लैंग्वेज को बनाया है, वो जो सारी चीज़ें करते हैं वो कौन सी हैं? स्टैंडर्ड। और जो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स हैं वो आपकी लैंग्वेज में पहले से मौजूद होते हैं, जबकि जो यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स हैं वो पहले से मौजूद नहीं होते, वो हम लोग खुद बाद में डिज़ाइन करते हैं, हम लोग खुद बाद में बनाते हैं। उसके बाद टॉपिक आता है बेटा कीवर्ड्स का। तो कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, तो रिजर्व का क्या मतलब होता है? ये जो चीज़ आपने किसी खास काम के लिए मुख्तस कर ली होती है उसको हम कहते हैं रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं ये सीट मेरे नाम की रिजर्व कर दो, PIA में, आपके नाम की बुक हो गई है। जिस तरह आपको कभी बैठे होते हैं किसी मजलिस में तो आप कहते हैं यहाँ नहीं बैठना, ये मेरे दोस्त के लिए रिजर्व है, ये मेरे दोस्त के लिए बुक है, यहाँ पे नहीं बैठना। ठीक है, तो रिजर्व का मतलब है वो जो चीज़ आप किसी खास मकसद के लिए मुख्तस कर देते हो, उसको बुक कर देते हो, उसको हम बोलते हैं रिजर्व। तो सी लैंग्वेज ने इसी तरह कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो अपने नाम पे बुक कर लिए हैं कि ये तो भाई मेरे हैं, इनको नहीं छेड़ना आपने।
ठीक है, इनसे आपका कोई तल्लुक नहीं, ये मेरे, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स। जिस तरह के अगर आप इस्लाम में देखें तो काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो इस्तिलाहात में एक ख़ास चीज़ के साथ मुंसलिक हो गए, उनको हम उनके ओरिजिनल मीनिंग में यूज़ नहीं कर सकते। जिस तरह अब इस्लाम में पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि जिहाद के लफ्ज़ी मायने ये हैं, ठीक है, लुग़वी मायने ये हैं, सुन्नत के लुग़वी मायने ये हैं, नमाज के लुग़वी मायने ये हैं, हज के लुग़वी मायने ये हैं, ज़कात के लुग़वी मायने ये हैं, और फिर आप पढ़ते हैं इस्तिलाही मीनिंग ये है। तो जो उनके लुग़वी मायने हैं उनको आप यूज़ नहीं करते, इवन के अरब लोग भी यूज़ नहीं करते, ठीक है। वो जो उनके लुग़वी मायने हैं उनको वो यूज़ नहीं करते, ठीक है। उसके चूँकि वो एक ख़ास पैराए में डिज़ाइन हो गया, तो अब हम उसी को ओरिजिनल मीनिंग जो उसके जो वो हैं वो नहीं यूज़ करते, बल्कि जो उसकी टर्मिनोलॉजी है, जो उसकी इस्तिलाहात में मीनिंग है, हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो वर्ड्स रिजर्व हो चुके हैं इस्लाम के साथ, उनको आप दूसरी जगह पे आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह बहुत से और वर्ड्स हैं जो लैंग्वेज या जो कंट्रीज़ हैं वो अपने नाम के साथ रिजर्व कर लेती हैं, ठीक है, और वो एक ख़ास मीनिंग में यूज़ होने शुरू हो जाते हैं, फिर उनको हम वैसे ही यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसा प्रोटोकॉल का वर्ड है, अब देखिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी अपने नाम के साथ चीज़ें रिजर्व करते हैं। टोपोलॉजी का वर्ड अगर हम कंप्यूटर में देखें तो उसका मीनिंग बहुत और है। इसी टोपोलॉजी के वर्ड को अगर हम मैथ्स में देखें तो वो ज़मीन आसमान का फर्क है, ठीक है। या जो फिजिक्स में आप पढ़ते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन, उधर उसका मीनिंग हो रहा है। इसी को आप साइकोलॉजी में चले जाएं, उधर मीनिंग बहुत चेंज है, ठीक है। तो आप एक वर्ड को जो अपने साथ रिजर्व कर लिया जाता है उसका एक ख़ास मीनिंग बन जाता है, फिर उसको आप किसी और पैराए में यूज़ नहीं कर सकते, इसको हम बोलते हैं रिजर्व वर्ड। इसी तरह सी लैंग्वेज जो आपकी है, इसने काफ़ी सारे वर्ड अपने लिए रिजर्व कर लिए हैं, बुक कर लिए हैं, इनको हम किसी तरह से भी अब ये यूज़ नहीं कर सकते और किसी और मीनिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, किसी और मकसद के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इस मकसद के लिए इनको डिफाइन किया गया है, बस ये वही काम करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। जिस तरह मैं ये नहीं लिख सकता इंट इफ, आपको पता ना हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं कोई भी, इंट एक्स वाई या जी, इफ नहीं कर सकता, इंट वाई नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों? ये जो वर्ड है ये रिजर्व वर्ड है, इसको मैं एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकता, ठीक है। इसको मैं किसी फंक्शन के नाम में यूज नहीं कर सकता, किसी हेडर फाइल के नाम में यूज नहीं कर सकता। इनके जो मीनिंग है, ये जो वर्ड्स हैं रिजर्व हो चुके हैं, इनको हम किसी और मकसद के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये नीचे एक पूरी लिस्ट दी हुई है उन्होंने कीवर्ड्स की, ये तकरीबन 32 कीवर्ड्स हैं, ऑटो, डू, गो टू, साइन, अनसाइन, ब्रेक, डबल, इफ। और आप बच्चों को याद होगा कि इनमें से मोस्टली आपने पढ़ लिए हुए हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जो मैं बोल रहा हूँ, ये इनमें से मोस्टली ऐसे वर्ड्स हैं जो तकरीबन 80 to 90% जो आपने पहले पढ़ लिए हुए हैं और आपने सुने हुए हैं, ठीक है। आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। और आपने ये भी देखा होगा कि इन वर्ड्स को हम कहीं और यूज़ भी नहीं करते, जिन मीनिंग्स या जिन मकासद के लिए इनको डिफाइन किया गया है हम बस उन्हीं में इसको यूज़ करते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल आर द नेम्ड मेमोरी लोकेशन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। वेरिएबल क्या है? नेम्ड मेमोरी लोकेशन। अगर हमने रैम का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि रैम में छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं और हर बॉक्स में कोई ना कोई चीज़ डाटा पड़ा होता है और हर बॉक्स का एक एड्रेस भी होता है, ठीक है। हर बॉक्स का एक एड्रेस भी होता है। जब आप कहते हैं इंट x इज इक्वल टू 5, तो असल में मेमोरी में यानी कि रैम में एक छोटा सा बॉक्स बनता है, उसका नाम क्या होता है x और उसकी वैल्यू क्या होती है 5। ये क्या है? नेम, ये क्या है? वैल्यू। और इसी का कोई एड्रेस भी होता है 101101, ये क्या है? एड्रेस।
लेकिन ये वो एड्रेस है जो कंप्यूटर यूज़ करता है, ये वो एड्रेस है जो कंप्यूटर यूज़ करता है। हम इस किस्म के एड्रेस याद नहीं रख सकते। हमने कौन सा एड्रेस यूज़ करना है? एक्स। मुझे जहाँ पे भी ये वैल्यू चाहिए होगी मैं क्या यूज़ करूँगा? एक्स। ठीक है, या वाई है या जी है, जो सा वेरिएबल होगा उसका नाम यूज़ करूँगा। ठीक है, एक्स या वाई या जी या वट एवर, जो सा भी कुछ और है। ठीक है, मैं कुछ और बाकी चीज़ें यूज़ नहीं करूँगा। समझ आ रही है? तो ये है हमारे पास एक मैकेनिज्म जिसके थ्रू हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि वेरिएबल की मैं वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ कहीं भी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू 5 + 6, तो वैल्यू में 5 और ऐड हो गया, 6 और ऐड हो गया, वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, या मैं कोई वेरिएबल को दूसरा वेरिएबल भी असाइन कर सकता हूँ। x इज इक्वल टू z, तो z अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ z इज इक्वल टू 10, तो z की वैल्यू कहाँ चली जाएगी? 10 में चली जाएगी। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो इक्वल टू का ऑपरेटर है इसको हम क्या पढ़ते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। और इसका क्या काम होता है? इस साइड से वैल्यू उठा के इस साइड पर वाले वेरिएबल में स्टोर कर देना। ठीक है, यानी मैंने अगर लिखा है x इज इक्वल टू 5, तो इसका वो मैथ वाला मतलब नहीं होगा कि x 5 के बराबर, बल्कि इसका कंप्यूटर वाला मतलब है कि x में 5 वैल्यू को स्टोर कर दो। बात समझ आई है कि मैथ में हम कहते हैं दोनों बराबर हैं, इसमें हम ऐसे नहीं कहते। इसमें हम कहते हैं इस वैल्यू को यहाँ पर स्टोर कर दो, तो राइट साइड से वैल्यू उठ के कहाँ चली जाती है? लेफ्ट साइड। राइट साइड से वैल्यू कहाँ चली जाती है? लेफ्ट साइड में। ठीक है, अगर मैंने इक्वल टू लिखना हो तो मैं लिखूंगा x इक्वल टू 5। ये है वो मैथ वाला इक्वल टू। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में हम जब इक्वल टू यूज करना होता है तो हम ये मैकेनिज्म यूज करते हैं, इक्वल टू 5। ये वो मैथ वाला इक्वल टू है। बात समझ आई? ठीक है, इसको तो हम करते हैं यहाँ से रिमूव। तो वेरिएबल की हमें समझ आई कि हम वेरिएबल में कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और हर वेरिएबल की एक डाटा टाइप होती है। ठीक है, डाटा टाइप्स का टॉपिक हम आगे वाले जो कुछ टॉपिक्स हैं उनमें पढ़ेंगे। ठीक है, और वेरिएबल में हमने 3 चीज़ें पढ़ी कि वेरिएबल का कोई नेम होता है, उसकी कोई वैल्यू होती है और उसका कोई एड्रेस होता है। ठीक है, जब हम उसको यूज़ करेंगे तो वो वहाँ से वैल्यू गेट करके आपको दे देगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है, इनिशियलाइजेशन क्या है और वेरिएबल के डिफरेंट कॉन्सेप्ट और मज़ीद क्या है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।